कंफर्मेशन ऑर्डर है आपके पास? डीम्ड कंफर्म का प्रावधान है लॉर्डशिप। वही क्लॉज बताइएगा, आगे पीछे मत बताइएगा। जी लॉर्डशिप। वर्क ऑफ प्रोबेशनर। Lordship, the work of probationer is found to be unsatisfactory and he is not informed for the same by the governing body at least 1 month before the expiry of the probation period. The probationer shall be deemed to have been confirmed in his appointment on the expiry of period of probation. Mr. Agarwal, are there any other rules and regulations framed by the society? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। Because there are some old colleges which prior to 2007 had framed their own rules. अपॉइंटमेंट हुआ प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे तो रख नहीं लेते लॉर्डशिप। ये लोग बोल रहे हैं कि स्टैट्यूट 30 से नहीं हुआ, तो मैं क्यों करता, इतने साल काम करता, फिर रीइंस्टेटमेंट के बाद भी नौकरी किया 4 साल, तो मेरा तो पूरा कैरियर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस हिसाब से देखा जाए। Order remained to be dictated. केवल ऑर्डर पास होना रह गया था। नहीं सर, क्या इसमें जैसे थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन नोट तो मैंने बनाया है सर, या सर इसको अब कल कर दे। थर्ड राउंड हो या 300th राउंड हो, बोर्ड की ड्यूटी है डिसाइड करना। सर कल कर दे। कल इसमें बहस पूरी हो गई थी। अच्छा, I was informed that some query was raised by your lordship. So if it can be taken up tomorrow. No tomorrow. It will be closed today. You argue today. ठीक है सर, कर It देते was argued, in fact. लॉर्डशिप एक कल मिस्टेक हो गई थी मेरे से लॉर्डशिप। लॉर्डशिप द्वारा पूछा गया था कंफर्मेशन ऑर्डर दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मैंने लॉर्डशिप बोला था कंफर्मेशन ऑर्डर दिया नहीं गया है, लेकिन लॉर्डशिप इसमेमें क्लास 24(2) में डीम्ड कंफर्मेशन का प्रावधान है लॉर्डशिप। ठीक है, उसको देखेंगे। और उसमें लॉर्डशिप एक ये लिखा हुआ है कि यदि कोई डिस्प्यूट होता है लॉर्डशिप 24(3) में। अग्रवाल साहब इनसे ये पूछा था। हाँ बताइए, अपना सेंटेंस पूरा करिए। हाँ लॉर्डशिप, उसमें यदि कोई अपॉइंटमेंट में डिस्प्यूट होता है लॉर्डशिप, काइंडली सी पेज नंबर एग्जैक्ट P22 लॉर्डशिप, पेज नंबर 259 लॉर्डशिप 259। हाँ, इसमें लॉर्डशिप लिखा हुआ है 24(1) लॉर्डशिप देखा जाए। The principal and the other members of teaching staff except those appointed in leave vacancies on part-time basis or on temporary basis shall be appointed initially of probation of। आप भी वो कल आर्ग्यू कर चुके हैं, आप भी रिपीट कर रहे हैं। नहीं, फिर ये थर्ड वाला नहीं हुआ था लॉर्डशिप। हाँ। थर्ड वाले में लिखा हुआ है कि एवरी टीचर अदर देन द टीचर अपॉइंटेड ऑन पार्ट टाइम और टेम्परेरी बेसिस शैल बी अपॉइंटेड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स दिया हुआ लॉर्डशिप में। अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल गिवन टू द टीचर। ये कॉपी अपॉइंटमेंट की पहले उन्होंने आर्ग्यू कर दिया था कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है। नहीं लॉर्डशिप, इसमें जो ये लिखा हुआ है लास्ट में देखा जाए इन पैरा, इसी में 3/3 में देखा जाए लॉर्डशिप। मिस्टर त्रिपाठी, हाँ आपका भी आर्गुमेंट हो गया था, इनका भी हो गया था। इनसे क्वेरी ये की थी कि आपने कितने टीचर्स हैं जो कोई नहीं है सर, कोई नहीं, पूरे स्टेट में नहीं है सर। You take down the statement throughout the state. Then Mr. Agarwal, Throughout the state. if there is This is the policy which is followed by all the private colleges affiliated to the university, and at no point of time, neither any teacher nor the university has made any objection at any point of time. So Mr. Agarwal, the question is that whether the tribunal has jurisdiction or not. नहीं होगा ना सर। Tribunal has ट्राइब्यूनल को इसलिए जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि स्टैट्यूट पे अपॉइंटमेंट ही नहीं है, यही उन्होंने लिखा है। जी, जब हमारा स्टैट्यूट पे अपॉइंटमेंट ही नहीं, एंड ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट, your appointment, that his appointment is not under the statute. So how can, at the time of termination, how can he say, just a minute, एक मिनट, how can he say that he is covered by the statute? वो स्टैट्यूट तब लगता है जब उनका अपॉइंटमेंट होता है। सर 99.9% टीचर्स का अपॉइंटमेंट स्टैट्यूट पे नहीं है सर। आप कोई भी पूरे यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स बुला के देख लें सर। आप सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है, सारे गेस्ट फैकल्टी से काम करा रहे हैं, और दैट हैज बीन हेल्ड टू द हाई मैटर्स ट्रैवल्ड अप टू द हाई कोर्ट, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड। UGC has even issued instructions for guest faculty. UGC recognized guest faculty system. They are not being treated at par. That was an issue before the High Court. Same college, same syllabus, same students. प्रोफेसर्स को 2 लाख रुपए मिल रहा है, इन लोगों को 25,000 30,000 पर डे के हिसाब से जो भी मिलता है। Disparity is going on not through the state. Now the question is that whether the tribunal had jurisdiction or not. Because tribunal ने सर ये लिख दिया है, we are not on merits of the case. Yes, tribunal को jurisdiction नहीं है। जी, that is my submission would be brought. Tribunal would not have the jurisdiction. jurisdiction clause कौन सा है tribunal? P20. P20 is the order. Yes. Which is jurisdiction clause. But there may be a prohibition for future appointments. The high courts can regulate, or the university can regulate, or not other statutory bodies may regulate. In future, you will not give any appointment contrary to a statute. That is something different. But Mr. Agarwal, this appointment is after the statute. They not statute में किसी का appointment नहीं हो रहा से जितने हैं. Otherwise, the situation would be all the teachers working in the college would be deemed to be their appointment would be deemed to be under the statute. ये कैसे होगा सर? जस्ट टीचर्स को कोई परेशानी नहीं है। So your case is that since it was not under the statute. Not under the statute. Then the authority under the statute does not have the jurisdiction. Does not have the, रोज कॉलेजेस अपॉइंट कर रहे हैं, रोज अलग कर देते हैं।
जी। या जितने साल काम कराया जो भी है, तो हाउ व्हेन देयर अपॉइंटमेंट इज नॉट देयर स्टैट्यूट, द टर्मिनेशन वुड नॉट बी अंडर इन अकॉर्डिंग विद स्टैट्यूट। It was not a contractual appointment. It was not a guest faculty. It was a permanent appointment. नहीं, परमानेंट कहाँ सर, परमानेंट भी नहीं। आप इफ लॉर्डशिप वुड सी P1, इट्स नॉट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट, नॉट Permanent nature, but under probation. probation में था। अपॉइंटमेंट विल बी ऑफ परमानेंट नेचर, बट इनिशियली यू विल बी ऑन probation for a period of 1 year, liable to be extended if required. In case your performance is not satisfactory, your services are liable to terminate with a notice of 1 month. अब अगर परमानेंट उसमें सर प्रोबेशन में अगर है, अगर the rules provide करते हैं ऑटोमेटिक कंफर्मेशन का, तब तो ठीक, अगर लॉ सेटल्ड, Law is settled. अदरवाइज यू कंटिन्यू टू बी ऑन प्रोबेशन। There is no automatic. There is no automatic, unless the statute provides not. There is no such statute here. So his appointment cannot be said to be of permanent nature. He may be under some other impression, but the law is clear. Law is clear. So जब उसमें नहीं है, इसलिए सर ट्राइब्यूनल ने सर यही लिखा हुआ, हालांकि ट्राइब्यूनल ने ये कहा है कि आप what your lordship is coming from your lordship that it ought to have been under the statute. Not if your lordship, I am reading the P20 only. The tribunal order page 231 में, ये उन्होंने caution किया है ट्राइब्यूनल ने। Your lordship's anxiety has been taken care of by the tribunal also. I just read 233, bottom of the page. The college cannot establish its own laws and qualifications for the appointment of faculty, as these colleges are approved by AICTE, PCI, and degrees are awarded by the university. Thus, they must adhere to the rules and regulations of the regulating bodies. The appointment of the appellant in the college is not conforming to Statute 30 of the university for the appointment of teachers in affiliated colleges, and therefore the tribunal has no jurisdiction for this. So jurisdiction तो उनको नहीं रहेगा सर, unless not their appointment is treated to be within the statute. The tribunal would not have the jurisdiction. अब इसमें सर जो earlier round of litigation में सिविल कोर्ट जा रहा है, how that can be diluted, which was affirmed right up to the Supreme Court. There is some order by the High Court in some other round of litigation. नहीं, another round of litigation में ट्राइब्यूनल चले गए तो उन्होंने चले जाओ, तो ये थोड़ी बोला हाई कोर्ट ने, ये नहीं बोला लेट द ट्राइब्यूनल डिसाइड। पहले ट्राइब्यूनल ने ये बोल दिया था, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में। लॉर्डशिप, इसमें मेरा कहना है लॉर्डशिप, एक मिनट पहले सॉरी वकील साहब का पूरा हो जाए कहना, फिर आप लिखिएगा। ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, they are called to the tribunal. कोर्ट की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप भंग ना करें। वो एक एडवोकेट जब आर्ग्यू करते हैं तो दूसरे एडवोकेट भी इंटरफेयर नहीं करते, और वकील साहब सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंटरप्ट। ये P17 if a lordship would see page 222, ये वहां ट्राइब्यूनल चले गए थे। ट्राइब्यूनल में जाने के बाद the appeal filed the petition is not worth considering because it has already been dismissed right up to the Supreme Court. This is what it has been said. The facts have been reiterated. Then I am referring to page 224. Challenging the order, it is submitted by counsel for petitioner that so far as review petition filed by petitioner before Supreme Court is concerned, the same had arisen against an order passed by the division bench of this court in WA number so and so, by which was held that petition filed by the petitioner was not maintainable. But the petitioner was not left remedialist, and he was given liberty to approach the civil court for redressal of his grievances. It is submitted that once writ petition filed by petitioner was held to be not maintainable, then it is clear that there was no adjudication of grievance of petitioner on merits, and thus dismissal of review by the Supreme Court would not come in the way of petitioner for a decision on merits and appeal. Per contra, counsel for the so and so considered submissions made by the counsel for parties. The question for consideration is as to whether dismissal of review petition of Supreme Court will have any bearing on the appeal filed by the petitioner or not. सिर्फ उतना देखना था बस। Needless to mention that an order of stoppage of services was passed on so and so, which was challenged by petitioner by filing WP number so and so. The said petition was allowed against which WA was filed. By order dated, it was held that petition filed by the petitioner was not maintainable, and accordingly, petitioner was given liberty to avail remedy by approaching civil court. Again, this order petitioner preferred SLP number so and so, which was dismissed by order dated so and so, and review petition was also dismissed by order dated so and so. The controversy before the Supreme Court was with regard to maintainability of writ petition. Once petition was dismissed as not maintainable, then it is clear that the matter was considered on civil or was not considered on merits, and a liberty was also given to the petitioner to avail remedy before the civil court. Now, here also, when this order was passed, in fact, he ought to have been delegated before the civil court. Civil court ultimately it's some other remedies. Filing of a civil and other remedy in every case, party can always approach civil court in spite of the 226 remedy available. Unless suit is barred. Under these circumstances, dismissal of review by Supreme Court had no bearing on the appeal, which was subsequently filed by petitioner. Therefore, this court is of considered opinion that the order dated so and so, issued by Vice Chancellor dated so and so, cannot be given a stamp of judicial approval. Accordingly, the same is set aside. The matter is remanded back to so and so for placing it before the competent authority to decide. The appeal on merits वहां भेज दिया उन्होंने। अब उन्होंने बोल दिया कि चूंकि उससे 30 में नहीं है, स्टैट्यूट 30 में नहीं है, इसलिए जो है P20 में लास्ट ऑफ ऑपरेटिव पार्ट पेज 234 में है। The appointment of the appellant in the college is not conforming to the statute 30 of this university for the appointment of teachers in affiliated colleges, and therefore the tribunal has no jurisdiction for this. Jurisdiction issue, the tribunal has no jurisdiction unless and until the petitioner is able to satisfy that his appointment was under statute 30.
the appeal would not be maintained. होना था सर, it's a larger issue कि उनका अपॉइंटमेंट उसमें होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अगर P1 कॉलेज ने कर दिया, उसमें स्टैट्यूट 30 में पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दिया हुआ, देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वुड बी अ कमिटी, अपॉइंटमेंट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक आध रिप्रेजेंटेटिव इसमें कॉलेज का रहता है, बाकी यूनिवर्सिटी के रहते हैं और गवर्नमेंट के रहते हैं। अब उस हिसाब से तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। अब ये जो है सेक्रेटरी गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी इनको एडमिशन, इनको जो है अपॉइंटमेंट कर दिया। How this appointment can be treated to be under statute 30? कोई कंफर्मेशन ऑर्डर है आपके पास? लॉर्डशिप इसमें डीम्ड कंफर्म का प्रावधान है लॉर्डशिप। कौन से क्लॉज में? क्लॉज नंबर, वही क्लॉज बताइएगा, आगे पीछे मत बताइएगा। जी लॉर्डशिप, पेज नंबर 259 लॉर्डशिप, एनेक्सर P22। हाँ, क्लॉज नंबर बताइए सीधे। लॉर्डशिप ये क्लॉज नंबर 24(2) है लॉर्डशिप। 24(2) रोमन 2 कि इंडियन 2? इंडियन 2। वर्क ऑफ प्रोबेशनर। Lordship, the work of probationer is found to be unsatisfactory and he is not informed for the same by the governing body at least 1 month before the expiry of the probation period. The probationer shall be deemed to have been confirmed in his appointment on the expiry of period of probation. Probationer shall be deemed confirmed. Mr. Agarwal, are there any other rules and regulations framed by the society? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है इसमें सर। क्या नहीं, आपने कोई अलग अपने रूल्स बनाए क्या? कुछ सोसाइटीज के अपने खुद के रूल्स भी हैं? कुछ नहीं बना, नहीं कुछ नहीं है। So far as appointment. So far as the appointment is concerned, कोई rules नहीं है सर। Because there are some old colleges which prior to 2007 had framed their own rules. Some old engineering colleges, private engineering colleges established prior to 1995. There were 3-4 colleges in the state only, private colleges Yes, established in 1960s and 70s. yes. They have their own rules because they had framed their rules even prior to enactment of MP Vishwavidyalaya Adhiniam 1973. 1973. So those colleges which were established prior to 73 have their own rules. So in those cases, the question always arises that which of the set of rules will apply, because they have their own rules prior to 1973. वो अपॉइंटमेंट कब हुआ फिर उससे डिटरमाइन होगा। अपॉइंटमेंट तो सब बात की है, हाँ सब बात की, लेकिन अब तो बात सबके बात की उन कॉलेजेस का कहना रहता है कि हमारे खुद के रूल्स हैं 73 के पहले के। एक्ट 73 में आया, उसके बाद इट हैज सक्सीडेड बाय द एलजीपीवी एक्ट। एक्चुअली सर कुछ एनोमली यहाँ है, but all these institutions are required to follow the statute. Anomaly sir यहाँ है, but nobody is following. But we are not on merits of the case. We are not merits of the termination order. We are only concerned with the order of the tribunal whereby they have held that. उसमें प्रावधान नहीं लगा कि क्योंकि स्टैट्यूट 30 में अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं, अब इसमें सर स्टैट्यूट 30 में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट कर दिया सोसाइटी के, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट है P1 which is at page 122। अब इसको स्टैट्यूट 30 में तो पूरी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही है, उसमें कमेटी नहीं बनी आपका प्यार। नहीं बनी, उसका अपॉइंटमेंट है ही नहीं वहां। That you admit and that you say. एडमिटेड क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड। अगर उसके हिसाब से अब एक कोई अगर सेक्रेटरी अगर अपॉइंटमेंट कर दे तो स्टैट्यूट 30 कैसे अप्लाई होगा, एंड हाउ द यूनिवर्सिटी एंड द अदर अथॉरिटीज विल बी बाउंड बाय इट। ठीक है, पास ऑर्डर ऑन दैट इशू ओनली। लॉर्डशिप, हाँ बताइए। इसमें गवर्निंग बॉडी बनी हुई गुरु रामदास खालसा फार्मेसी कॉलेज की लॉर्डशिप। काइंडली सी एनेक्सर P24 लॉर्डशिप, पेज नंबर 276। हाँ, गवर्निंग बॉडी तो अनिवार्य होती है। हाँ, तो ये कॉलेज सोसाइटी है तो सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी होगी। सोसाइटी की नहीं है सर, फाउंडेशन कॉलेज की गवर्निंग बॉडी है। कॉलेज गवर्निंग बॉडी है और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसमें यूनिवर्सिटी का मेंबर है लॉर्डशिप, नॉमिनी है यूनिवर्सिटी के। इसमें देखें लॉर्डशिप, इसमें 5 नंबर में है लॉर्डशिप, द नॉमिनी ऑफ एफिलिएटिंग बॉडी स्लैश यूनिवर्सिटी स्लैश स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर DV कोहली, प्रोफेसर डॉक्टर HS गौर, यूनिवर्सिटी सागर। फिर नॉमिनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे मेंबर इसमें हैं लॉर्डशिप। मेरा ये कहना है इसमें कि इनकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है लॉर्डशिप, एज पर क्लास 12 में लिखा हुआ है कि ये स्मूथ फंक्शनिंग, यदि कोई रिमार्क आ रहा है एडवर्स रिमार्क, तो ये जो है इनको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था लॉर्डशिप। और एक लॉर्डशिप जो RTI के तहत मैंने दस्तावेज मंगाए लॉर्डशिप, प्लीज उनको देख लिया जाए, बड़ी मेहनत से मंगवाए थे लॉर्डशिप। कौन से दस्तावेज लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप वो आपने कल दिखा दिए थे? नहीं, वो नहीं दिखाए थे लॉर्डशिप। जो आपका नाम ही दे रहे हैं एफिलिएशन। नहीं, वो उसके अलावा है लॉर्डशिप। क्या है उसके अलावा? इसमें लॉर्डशिप ये एफिलिएशन फॉर्म है लॉर्डशिप अरे वो तो 277। आपने कल बता दिया था ना, एफिलिएशन फॉर्म में आपका नाम दिया टीचर के तौर पर। नहीं, इसमें साफ साफ लिख रखा है बकायदे लॉर्डशिप की ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी द्वारा सर्टिफाइड कर रहे हैं। प्लीज लॉर्डशिप देख कहाँ पे लीजिए लिखा है? लॉर्डशिप, ये इसमें एक एनेक्सर P25 लॉर्डशिप देख लिया जाए। P25 कौन सा पेज? 287 और 291 है लॉर्डशिप। तो फॉर्म है एक। हाँ, ये फॉर्म है लॉर्डशिप, इसके नीचे सर्टिफाइड है, इसका मैं भरा हुआ दिखाऊंगा। नीचे लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट लॉर्डशिप। ये तो मॉडल फॉर्म है। नहीं, इसके बाद में ये फॉर्म है, इसके बाद जो जानकारी भेजी जाती है वो बता रहा हूँ लॉर्डशिप। ये जानकारी एनेक्सर P26 देख लिया जाए लॉर्डशिप, एनेक्सर P26 जी। इसमें लॉर्डशिप देख लीजिए पेज नंबर 296। 296 में लॉर्डशिप ये 10वें नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा नाम है रेगुलर एंड अप्रूव्ड। इसमें लॉर्डशिप इसके बाद
पेज नंबर 302 देखा जाए लॉर्डशिप इसी में लास्ट में लिखा हुआ लॉर्डशिप सर्टिफाइड दैट इंक्रीज इन कॉलम्स आर एज पर रिकॉर्ड इन कॉलेज इंस्टीट्यूशन and that the regular teaching in the college receiving AICT approved scale plus usual allowance, it is further certified that the regular teacher has been appointed in the college or institution through a duly constituted selection committee lordship. ठीक इसमें लॉर्डशिप ये साइन करके देते हैं, ऐसे हर साल का मेरे पास रखा हुआ लॉर्डशिप। इसके बाद फिर लॉर्डशिप इसमें एनेक्सर P29 देख लिया जाए लॉर्डशिप। एनेक्सर P29 में तो कब तो दिखाते ही ना लॉर्डशिप पेज नंबर 333 देख लिया जाए। इसकी पिटीशन अलाउ हो गई थी कोर्ट ने इसको रेगुलर अपॉइंटिंग मानेंगे फर्स्ट टाइम अभी हम इसमें जो सेकंड वाला टेबुलर है लॉर्डशिप, इसमें लिखा है द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर फैकल्टी। ये इंस्पेक्टर आते हैं लॉर्डशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से और ये कमेटी पूरी साइट विजिट करती है, टीचर्स को मतलब फ्लोर टेस्ट कराती है लॉर्डशिप, और उसके बाद जो जो टीचर्स एज पर नॉर्म्स हैं उनको अप्रूव करती है। उसके बाद जो नॉर्म्स जो टेम्परेरी है उनको टेम्परेरी करके रिमार्क करके लिख के जाती है। इसमें लिखा हुआ वेदर द रिक्रूटमेंट कमेटी हैज बीन फॉर्म, ऑप्शन में लिखा है यस। वेदर द एडवर्टीजमेंट फॉर वैकेंसी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर, यस। Whether demonstration lecture has been confirmed, conducted, yes. Whether opinion of recruitment committee recorded, yes. और वेरीफाइड करते हैं, लास्ट में नीचे साइन करते हैं लॉर्डशिप। इसके बाद फिर लॉर्डशिप ये पीसीआई का हो गया। एनेक्सर P30 देख लिया जाए लॉर्डशिप। एनेक्सर P30 में लॉर्डशिप ये पेज नंबर 351 देख लिया जाए लॉर्डशिप। इसमें लिखा है जो एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल के लिए AICT को भेजते हैं लॉर्डशिप, इसमें लिखा हुआ है कि एनी अनएडेड सेकंड नंबर लॉर्डशिप रोमन सेकंड में नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट 32 फैकल्टी। कहाँ पर 351 में? ये 351 में ये फर्स्ट टेबुलर है लॉर्डशिप, इसके सेकंड मतलब पोस्ट एंड बैंकिंग ATM तो ये लिखा है, पेज नंबर 351 लॉर्डशिप। 351 में तो यस 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 लिखा है बहुत सारों पर। नहीं फर्स्ट वाले टेबुलर में देखा जाए लॉर्डशिप सीरियल नंबर 2 रोमन 2 सर ये सुप्रीम कोर्ट भी जब गए थे 350 की 351 351 पे तो एक एप्लीकेशन रिपोर्ट पार्ट 1, हाँ उसके नीचे लॉर्डशिप क्वेश्चनर लिखा हुआ है, फिर सीरियल नंबर रोमन 1 और 2 क्या लिखा है? नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट। Page 351 he is referring to. 351 पे तो कुछ और है। Application report part 1 he is referring. हाँ ये रोमन 2 टॉप। तो ऊपर से बताइए कहाँ पर है? सबके ऊपर पोस्ट एंड बैंकिंग ATM है, नहीं उसके ऊपर वाला पैराग्राफ लॉर्डशिप, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा उसमें है नहीं, लगता है ये इसमें स्कैन कॉपी में नहीं है सर। बताइए, आप बताइए अपनी कॉपी बताइए। नंबर ऑफ टीचिंग फैकल्टी अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट 32 are all the teachers as per AICT qualification as per fixed pay commission paid as per fixed pay commission, yes. ये डिटेल्स सारी ऐसा कहीं भी एक रिकॉर्ड दिखा दे हमें कहाँ दिए इन्होंने? ये दिए फार्मेसी काउंसिल में, फार्मेसी सब है, AICT में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, और इसमें लॉर्डशिप PCI भी। इसमें लॉर्डशिप एक जो रिप्लाई दिया है यूनिवर्सिटी का लॉर्डशिप, क्योंकि मेरा ये कहना है लॉर्डशिप इसमें सबमिशन फाइनल सबमिशन कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डीप नेक्सस है लॉर्डशिप। मेरी बात सुन ली जाए लॉर्डशिप, ये रिप्लाई जो दिया है RGPV ने और ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट 1 और 2 में, इसमें लॉर्डशिप रिप्लाई देख लिया जाए लॉर्डशिप। अब बताइए ना क्या कहा। हाँ, रिप्लाई में लॉर्डशिप इन्होंने जो लेटर दिया था, जो ये चालू हुआ कि 2019 से इन्होंने, इसके पहले तो कभी आज तक ना यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन लिया ना कॉलेज ने लिया। हम तो बोल रहे हैं कि एंजॉय कर रहे थे। मुझे यदि पता होता कि मेरा अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे तो रख नहीं लेते लॉर्डशिप, मुझे पता होता कि मेरा अपॉइंटमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि स्टैट्यूट 30 से नहीं हुआ, तो मैं क्यों करता, इतने साल काम करता, फिर रीइंस्टेटमेंट के बाद भी नौकरी किया 4 साल, तो मेरा तो पूरा कैरियर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस हिसाब से देखा जाए। लेकिन लॉर्डशिप इसमें जो रिप्लाई दिया वो पेपर देख लिया जाए लॉर्डशिप। जिस लेटर को रिलाई करते हुए इन्होंने लिखा है RGPV और ट्रिब्यूनल के रिप्लाई में कि हम जो पत्र हमें प्राप्त हुए थे कॉलेज के द्वारा, क्योंकि हमारा तो RTI के कौन से डॉक्यूमेंट पेज पर इनकी रिप्लाई की? रिप्लाई के इनके पेज नंबर 8 में देखा जाएगा। तो ये अवलोकन करने के पश्चात इस फाइंडिंग पे पहुंची है ट्रिब्यूनल, वो मैं बताना चाहता हूँ लॉर्डशिप। पेज नंबर 8 में देखा जाए लॉर्डशिप, ये लेटर लिख के देते हैं 2019 में, 6/11/2019 में, जब मैं दोबारा रीइंस्टेट होके सर्विस कर रहा था लॉर्डशिप। इसमें लिखते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट अंडर स्टैट्यूट 30 कॉलेज कोड ईयर 2012 to 2015 बोथ बी एंड फार्मेसी, ये जानकारी मंगाते हैं। इसमें क्या लिखते हैं लॉर्डशिप, विद रेफरेंस टू एवर सम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैव फाइल्ड कोर्ट केसेस अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज by this institute on ground of misconduct. As per the information available in the institute, following persons were not appointed or confirmed as per procedure prescribed under statute 30 college code. इनके नाम लिखे हुए, इसमें बी में मेरा नाम लिखा हुआ, वही तो इनका कंटेंशन है यहाँ भी। आगे क्या लिखे लॉर्डशिप मैं ही बताना चाहता हूँ। फिर लिखा है इन ऑर्डर टू डिफेंड द केस
we have to prove in appropriate court that above person were not appointed or confirmed under the statute 30. Lastly, देखिए त्रिपाठी साहब, यूनिवर्सिटी का भी ये कहना है, इनका भी यही कहना है, ट्रिब्यूनल का भी यही कहना है कि स्टैट्यूट 30 में सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। पर लॉर्डशिप नहीं सुनिए, तो उसका प्रभाव हमें देखना है। अच्छा, इसमें लॉर्ड्स एक और बता दूं, हाँ। इसमें लिखा हुआ है काइंडली गिव अस सर्टिफिकेट दैट पढ़ लिया। और नीचे लॉर्डशिप लिखा है कि ये लिखा वी आल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लैरिफाई एज टू बाय सबमिटिंग द नेम ऑफ फैकल्टी इन द फैकल्टी लिस्ट फॉर अफिलिएशन में। पढ़ लिया हमने, पढ़ मतलब लिया। इनको खुद डाउट है। दूसरा लॉर्डशिप जिस लेटर का इन्होंने जिक्र किया है, मैं दिखाना चाहूंगा लॉर्डशिप, ये लिखा है रिकॉर्ड पर है ये। हाँ, रिकॉर्ड पे ये वाला लेटर नहीं है, बाकी ये है 9 नंबर पेज में लॉर्डशिप देखा जाए। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लॉर्डशिप एक लेटर लिख के देती है रिप्लाई के पेज नंबर 9 में। इसका रेफरेंस देती है लॉर्डशिप। तो आप बता दीजिए ना, इससे क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। कहना चाहते हैं कि जो ये 2015 से और 12 से 15 इसके बीच में लॉर्डशिप, मैं जब टर्मिनेट था, मैं अपनी कैसी सिलेक्शन कमेटी में अपीयर हो सकता हूँ। और ये थ्रस्ट रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था। ये लॉर्डशिप ये देखिए 22 दिसंबर 2012 का है। अब 2012 में जनवरी 2012 में मेरा टर्मिनेशन हो गया। इसमें बोल रहे हैं कि एआईसीटी का मेंबर नहीं था और ऐसी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आहूत नहीं की जा सकी, तो जब मैं था ही नहीं और ये दूसरे का सिलेक्शन। आपका भी ये कहना है कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि मेरे अपॉइंटमेंट 2008 में हुआ था। मेरा सब कुछ सही हुआ है, मेरे रिकॉर्ड में सब कुछ सही है। कहीं भी इन्होंने टेम्परेरी, हर जगह रूल्स फॉलो किए लॉर्डशिप। ठीक है, हम उसको कंसिडर करेंगे। Lord, I will only refer, Lord, kindly see statute 30 page 250 bill. 23 Page 250 bill, this statute. जी। Statute 30. ये clause 12 Lord. जी। Clause 12. Page 250. This statute 30 Lord starts from P22 page Yes. 246. And Lord, clause 12. This there shall be a governing body for the management of the college shall consist of the chairman of the governing body appointed by the foundation society among its members so and so. You are bound to- you are bound to पूरा assist the constitution है। अब सर इसका जस्ट नेक्स्ट पेज आप देखेंगे सर, क्लॉज 40 253 पे जी। 14 है, the governing body shall be responsible for the general administration of the college including clause 4 appointment promotion suspension and suspension. इतने ही बता, इंक्लूडिंग clause 4 4 appointment promotion suspension and punishment of the teachers. गवर्निंग बॉडी इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। Governing body is a bigger body which is constituted under clause 12. जिसमें एआईसीटी का मेंबर होगा, वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कॉलेज का होगा, नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा। So that means you mean to say that the appointment was not by the governing body? नॉट बाय द गवर्निंग, और गवर्निंग बॉडी का अपॉइंटमेंट ही नहीं क्लॉज 12 है, तो क्लॉज स्टैट्यूट 30 के हिसाब से अपॉइंटमेंट ही तो लगेगा कैसे? वो हमको करना था स्टैट्यूट 30 के हिसाब से, नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक, इसमें लिखा आर्गुमेंट्स हर्ड, रिजर्व फॉर ऑफिस।